हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश भारत के अधीन भारत में हुए संवैधानिक विकास के ऊपर। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। एक्चुअली जितने भी संवैधानिक विकास के लिए अधिनियम पारित किए गए थे उसे हम लोग दो पार्ट में बात करके अध्ययन करते हैं। पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जारी किया गया था, और दूसरा क्राउन के अधीन यानी कि ब्रिटिश शासन के तहत। ठीक है, हम सब जानते हैं कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो सेना होती है वो जीत हासिल कर लेती है। और एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसके पश्चात 1765 से 1772 के बीच भारत में द्वैत शासन की प्रक्रिया जारी हो जाती है। ठीक है, और इसी बीच जितने भी ब्रिटिश अधिकारी होते हैं वो रिश्वत वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, जिसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डूबने के कगार पे आ जाती है। अंततः इसके लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है 1773 में, इसको रेगुलेट करने के लिए, जिसे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासनहीनता तथा स्वार्थपरक प्रवृत्ति के कारण कंपनी को हुई क्षति पर रिपोर्ट देने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा 1772 में एक गुप्त समिति की स्थापना किया गया था। अंततः 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इसमें जो उपबंध किया गया था वो था आपका, कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब राजस्व से संबंधी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधी मामलों को सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। ठीक है, और अब 500 पाउंड के अधिकारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अधिकारियों को संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ संचालन मंडल का कार्यालय 4 वर्ष के लिए, इसकी कार्यकाल जो थी उसको 4 वर्ष के लिए कर दिया गया, और प्रतिवर्ष उनमें से एक चौथाई नए सदस्यों के निर्वाचन में पदावधि अपनाई गई थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में 1774 में एक उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना किया गया था, और इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार की अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल थे। सर एलिजा इम्पे, इसे सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश घोषित किया गया था। न्यायालय को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह कंपनी व सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले, कार्यवाही या फिर कहे तो शिकायत की सुनवाई कर सकती है। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे। ठीक है, आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये पार्षद जो हुआ करती थी वो नागरिक व सैनिक प्रशासन में संबंधित हुआ करती थी, और इस मंडल में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इस अधिनियम के द्वारा मंडल में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, उसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ क्लैवरिंग, मानसून और बैरवेल, साथ ही एक फिलिप भी थे, फिलिप फ्रांसिस को पार्षद के लिए नियुक्त किया गया था। इनके परिषद में ये लोग शामिल थे। ठीक है, इन सभी का कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष का था, तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल व उसकी परिषद को दे दिया गया। इस कानून को लागू करने से पूर्व भारत के सचिव से इन्हें अनुमति लेना अनिवार्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो पहली बात कि कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली इस अधिनियम के माध्यम से। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन किया गया था, और बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को घोषित किया गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था कोलकाता में। कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही दोस्तों कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण स्थापित कर ली गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। संशोधन अधिनियम आती है 1781 में, रेगुलेटिंग एक्ट को ही संशोधित करने के लिए पास किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, तो सर्वोच्च न्यायालय की कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध उन कार्यों के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता था जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के हैसियत से किया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कड़ी कदम नहीं उठा सकती थी। दूसरी बात कि कंपनी के राजस्व कलेक्टरों एवं कानून अधिकारियों को भी सरकारी अधिकारी के रूप में किए गए कार्यों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में मुक्त कर दिया गया था इसे।
अगर देखा जाए दोस्तों इसके बारे में, अगर 1781 के अधिनियम में, तो सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया था गवर्नर जनरल और उसके परिषद को, साथ साथ रिवेन्यू कर्मचारी को भी। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अधीन कलकत्ता के जितने भी निवासी थे उसको कर दिया गया था, और हिंदुओं को उनके निजी कानून और मुसलमानों के निजी कानून के अकॉर्डिंग न्याय देने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में लागू की गई थी। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो अगला आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है ये। ठीक है, इसमें 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया था। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा की जाती थी, और इसके 6 सदस्यों में एक ब्रिटेन का अर्ध मंत्री, दूसरा विदेश सचिव और 4 अन्य सम्राट के द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों से चुने जाते थे। बम्बई व मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूपेण गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे, और भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या जो था उसे 4 से घटाकर के 3 कर दिया गया था। इन तीनों में से एक स्थान जो था वो मुख्य सेनापति को दिया गया था। साथ ही भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार एक नाम दिया गया था, जिसका नाम था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। संचालक मंडल के द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखी जाती थी, और संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाली पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक था। नियंत्रण बोर्ड पत्रों में परिवर्तन कर सकता था। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर की एक गुप्त सभा बनाई गई थी, जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। ठीक है, आगे बता दें दोस्तों तो मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए 3 सदस्यीय परिषद की गठन किया गया था, और देशी राजाओं के युद्ध तथा संधियों से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य था। ठीक है, यानी कि देशी राजाओं से अगर कोई युद्ध करना हो या उनसे संधि करना हो तो गवर्नर जनरल को पहले कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं उनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य था। भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की भी स्थापना किया गया था। भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है इसी अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद फिर एक 1786 का अधिनियम आता है। अगर इसके प्रावधान को अगर देखें तो इसमें गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का शक्तियां दिया गया था, और दूसरा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने व अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था। अगला है आपका चार्टर अधिनियम 1793। 1793 के अगर चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान था, तो पहली बात की कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को अगले 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, कि 20 वर्ष के पश्चात आपके जितने भी अधिकार हैं उसे वापस लिया जाएगा। ठीक है, नियंत्रण अधिकार के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया, और गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों के सदस्यों की योग्यता के लिए एक शर्त निर्धारित की गई थी, सदस्य को कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव हो। ठीक है, विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई, और नियमों तथा लिखित विधियों की व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगर इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या क्या प्रावधान था, तो पहली बात की काउंसिल के निर्णय नाम मानने का अधिकार जो है वो गवर्नर और गवर्नर जनरल सभी के लिए दे दिया गया था 1793 के अधिनियम में। और दूसरी बात भारत पर व्यापार का अधिकार अगले 20 वर्षों तक के लिए जारी रखा गया केवल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान की प्रणाली शुरू की गई थी, और कमांडर इन चीफ के जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने का अनिवार्यता था उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें चार्टर अधिनियम 1813 की, अगर 1813 की चार्टर अधिनियम की बात करें दोस्तों तो इसमें जो प्रावधान किया गया था वो कंपनी के अधिकार को समाप्त करने, जो कंपनी का अधिकार था उसे समाप्त की गई। ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, और लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति लाई गई थी। इन्होंने लॉर्ड वेलेजली ने आक्रामक नीति लाया था भारत में, तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें कई सारे और भी प्रावधान थे। पहली बात की कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय का जो व्यापार हो रहा था वो ये केवल लागू था। ठीक है, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था, किंतु स्पष्ट कर दिया गया था
कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात कि नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया था। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्रदान की गई थी। साथ ही साथ ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालन मंडल का या फिर कहते तो नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखिए तो 1813 के अधिनियम में क्या क्या देखने को मिला। और चीन, इन दोनों की व्यापारिक गतिविधियों के अलावा सारे व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया था। अब ब्रिटेन के राजा का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया था भारत में इसी अधिनियम के तहत, और व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए जो अधिकृत थी व्यवस्था उसको लागू की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, अगला है आपका चार्टर एक्ट 1833 का। चार्टर अधिनियम 1833 की अगर बात करें तो इसमें गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देगा। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इस प्रकार से पहले व्यक्ति थे विलियम बेंटिक या लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले व्यक्ति थे जिसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, चाय के व्यापार तथा चीन के साथ जो व्यापार की व्यवस्था की गई थी उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के तहत, और अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने रहने की आज्ञा दिया गया था। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। दूसरा प्रावधान इसमें और थी कि भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। इसमें बंगाल के साथ मद्रास, बम्बई व अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखा गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। सब परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का शक्ति जो थी उसे समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ भारत में दास प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया था इस अधिनियम के तहत, और गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया था कि वह भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यही वजह था कि 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन के लिए जोरदार रूप से व्यवस्था किया गया था। ठीक है, तो 1833 के अधिनियम में क्या देखा, तो पहली बात हमने देखा कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। साथ ही साथ 1833 के अधिनियम के तहत ही भारतीय सिविल सेवा की चयन की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, लेकिन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर आता है 1853 का अधिनियम। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो कि 24 थी उसे कम करके 18 कर दी गई, तथा इनमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को प्रदान किया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता विहित की गई, और बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी, यानी कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा जो 1833 में शुरू करने की वजह से फिर समाप्त कर दिया गया था, उसे पूर्ण रूप से 1853 के अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई थी। साथ ही गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का भी अधिकार प्रदान किया गया था। तो यदि हम बात करें 1853 के अधिनियम में, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा। पहली बात की गवर्नर जनरल के परिषद की विधायी व प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इसमें भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, और 6 में से 4 स्थानीय सदस्य इसमें लाए गए थे 1853 के अधिनियम के तहत ही, जहाँ पे बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा का भी यहाँ पे शामिल था पार्ट। साथ ही साथ इंडियन सिविल सर्विस की खुली चयन की जो प्रक्रिया थी वो कार्य समिति के तहत 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही जारी किया गया था। ठीक है, अगला आता है भारत सरकार अधिनियम। ये 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लाया गया था इसे। ठीक है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से नियंत्रण मंडल की स्थापना द्वारा क्रमिक कंपनी पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी वह 1853 तक ही रही। 1853 के चार्टर में कंपनी को शासन के लिए चूंकि किसी निश्चित अवधि के लिए अधिकृत या प्राधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपी जा सकती थी। इसी समय 1857 में क्रांति हो जाती है, जिसके पश्चात संसद को कंपनी को हटाने का एक बहाना मिल गया। अंततः 1858 में
भारत सरकार अधिनियम लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन जो है वो ब्रिटेन के सांसद को दे दिया गया था। और दूसरी बात कि अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था और भारत राज्य सचिव को भी इसके लिए एक पोस्ट बनाया गया था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था भारत राज्य सचिव, और इसी के माध्यम से वो ब्रिटिश विजित भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर दिए थे, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। और अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानून एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। भारत परिषद के 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया था, व शेष सदस्यों की चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को दी गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य थे। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था, और अब गवर्नर जनरल भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगे थे, जिसकी वजह से इसे वायसराय की उपाधि दिया गया था। ठीक है, अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, संरक्षण, ताज, सब परिषद, राज्य सचिव और भारतीय अधिकारियों में बांट दिया गया था पूरे भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र को। अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी थी। तो 1858 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान देखें, तो पहली बात की भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था, और इस प्रकार के पहले जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। साथ ही ताज के अधीन शासन कर दी गई थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पोस्ट थी उसको समाप्त करके एक नया पद का सृजन किया गया था जिसका नाम था राज्य सचिव, यानी कि भारतीय राज्य सचिव। भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो कि एक सलाहकारी परिषद थी। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक व मिशनरियों में सुधार करना, और शासन प्रणाली में कोई इसे कहे तो विशेष प्रावधान नहीं कर सका। ठीक है, अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। यदि हम बात करें भारत परिषद अधिनियम 1861 की, तो भारतीयों को गैर अधिकारियों सदस्यों के रूप में नामित करने के लिए वायसराय के द्वारा नामांकन करने की व्यवस्था लागू की गई, और लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया था, जिसमें एक बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव शामिल थे। बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना की गई, और वायसराय के द्वारा परिषद के लिए नियम व आदेश बनाए जाने की भी प्रावधान किया गया था, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता भी मिली थी। वायसराय आपातकाल में 6 महीने की वैधता के साथ अध्यादेश जारी कर सकते थे। ठीक है, अगला आपका है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगर हम बात करें 1892 के अधिनियम की, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो पहला प्रावधान था भारत सरकार की विधि निर्मात्री संस्था के अतिरिक्त सदस्य 10 से 16 कर दिया गया, और कम से कम 40% सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य कर दिया गया। बम्बई, मद्रास, बंगाल के परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर के 20 कर दी गई थी, और उत्तर पश्चिम प्रांत में 15 सदस्यों को शामिल किया गया था। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की व्यवस्था लागू की गई थी। साथ ही विधि निर्माता सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन सीमित रूप से। इस प्रकार से अगर देखा जाए, अगर समीक्षा करें, तो इसमें हम क्या पाते हैं, तो इस अधिनियम में बहुत सी त्रुटियां पाई गई थी, जिनके कारण से भारतीय राष्ट्रवादी जो थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक्ट को बार बार आलोचना किया था इस अधिनियम को। ठीक है, यह माना गया कि स्थानीय निकायों को चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही था। ठीक है, विधानमंडलों की शक्तियां भी बहुत ही सीमित था, और सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार भी वो कर सकते थे। ठीक है, कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था तथा कुछ को अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिला था। बंबई में 2 स्थानीय यूरोपीय व्यापारियों को दिए गए, साथ ही भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं दिया गया था। 2 स्थान सिंध को दे दिए गए, और पूना और सतारा के भी एक भी नहीं मिला था। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है। तो यदि हम बात करें 1892 के अधिनियम में, तो हम लोग क्या क्या सीखा, तो पहली बात कि परिषद जो थी वो केंद्र व प्रांतों में साथ साथ गैर सरकारी सदस्यों की बढ़ोतरी की, बजट पर बहस करने की प्रथा शुरू किया गया, और कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये कुछ मुख्य चीजें थी 1892 के अधिनियम से।
इसका आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो भारत के तत्कालीन सचिव जो लॉर्ड मार्ले थे और वायसराय मिंटो, उनके नाम पर कई बार इसे लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, 1909 में इसे शुरू किया गया था। भारत परिषद 1909 में इसे शुरू किया गया था भारत परिषद अधिनियम के रूप में। इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे दो घटनाएं मुख्य मानी जाती हैं। पहला यह है कि अक्टूबर 1606 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। ठीक है, और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, साथ ही मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति निष्ठा का प्रकट करने की भी शिक्षा दिया था लोगों में। तो पहला ये रीजन था। और भी कई सारे रीजन माने गए थे, जैसे बंगाल जब विभाजन हुआ था उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप भी इसे लाया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें तो इसमें क्या क्या प्रावधान थी। तो इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया, किंतु गैर सरकारी सदस्यों में नामांकित एवं बिना चुने सदस्यों की संख्या ज्यादा था, जिसके कारण से निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही। दूसरी बात ये कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्यों और 9 पदेन सदस्य होते थे। इसमें 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी होते थे। 82 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामांकित, 27 चुने हुए शामिल थे, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 27 होते थे। इसमें से 6 जमींदार, 5 मुसलमान द्वारा और 1 मुस्लिम जमींदार द्वारा, 1 बम्बई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और 1 बंगाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही 13 अन्य प्रांतीय विधान परिषदों के भी शामिल किया गया था। इसमें सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे यहाँ पे। ठीक है, और स्थानीय निकायों से निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन करते थे, साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के निर्वाचन किया करते थे यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे और क्या प्रावधान थे। तो सर्वप्रथम पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था इस अधिनियम के तहत। ठीक है, साथ ही मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई और उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अत्यधिक प्रतिनिधित्व भेजने का भी अधिकार दिया गया था। इन सब के अतिरिक्त गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी और पहले भारतीय सदस्य जो बने उनका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, उसका नाम क्या था? सत्येंद्र सिन्हा नाम था, जिसे सत्येंद्र सिन्हा भी कई सारी पुस्तकों में लिखा गया है। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के विचार विमर्श की कृतियों में भी वृद्धि की गई। तो समीक्षा करने के बाद हमें ये मिलती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव पद्धतियां अपनाई गई वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छलनियों में से छानने की प्रक्रिया बन गई थी। कुछ लोग स्थानीय निकायों का चुनाव करते थे और ये सदस्य चुनाव मंडलों का चुनाव करते थे, और ये चुनाव मंडल ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का चुनाव करते थे। सुधारों को क्रियान्वित करते हुए बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो गई थी इस समय। ठीक है, संसदीय प्रणाली तो दे दी गई थी परंतु उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया था, जिससे सरकार की विवेकहीन और उत्तरदायी प्रक्रिया की काफी ज्यादा आलोचना किया गया था। 1909 के सुधारों से जनता को केवल नाम मात्र के सुधार ही प्राप्त हुए थे और कहा जाए वास्तविक रूप में तो कुछ भी नहीं मिला था उन्हें। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 की। तो भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट E.S. मॉन्टेग्यू और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उनके द्वारा यह अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, इसके वास्ते इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1917 में लाया गया था उसी को एक अधिनियम के रूप में घोषित किया गया था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या सिफारिश की गई थी इस अधिनियम के तहत। तो पहली बात की प्रांतीय सरकार में द्वैत शासन प्रणाली को आरंभ किया गया था, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य थे और दूसरे आपके थे यहाँ पे व्यवस्थापिका के सदस्य। अगर बात करें कार्यपालिका के अंतर्गत तो वर्ष 1919 के अधिनियम की सबसे मुख्य विशेषता थी प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए द्वैत शासन व्यवस्था को शुरुआत करना। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कॉर्टिस को माना जाता है। इस व्यवस्था को लॉर्ड मॉन्टेग्यू व चेम्सफोर्ड ने अपनाकर प्रांतीय सरकारों में पूर्ण स्थान दिया। इस प्रणाली के आधार पर प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद के 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। पहले भाग में गवर्नर तथा उसके कार्यकारिणी के सदस्य थे, जबकि दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण शामिल थे। प्रांतीय विषयों पर 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला आरक्षित विषय
और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें कानून का व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन, प्रशासन, उद्योग, कृषि तथा आबाकारी इत्यादि शामिल थे। वहीं आरक्षित विषयों के अंतर्गत शासन में कहे तो गवर्नर तथा कार्यकारी परिषद के परामर्श से तथा हस्तांतरित विषयों का भारतीय मंत्रियों के परामर्श से शुरू की जाती थी। मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा यदि व्यवस्थापिका उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता था तो उन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ता था, जबकि गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के शासन एवं हस्तांतरित विषय का दायित्व अपने हाथों में ले सकता था। साथ ही दोस्तों, भारत सचिव व गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु हस्तांतरित विषयों में उन्हें हस्तक्षेप करने का शक्ति नहीं दिया गया था। अगर व्यवस्थापिका के क्षेत्र में बात करें तो प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या में बहुत ही ज्यादा वृद्धि कर दी गई। इन सदस्यों में से 70% सदस्य निर्वाचित हुआ करते थे। मताधिकार में वृद्धि कर दिया गया तथा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज्यादा विस्तार करके बढ़ा दिया गया था। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया इस माध्यम से। और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, किंतु उसे पारित होने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य कर दिया गया था। गवर्नर को प्रस्तावों को अस्वीकृत करने तथा अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया था। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु गवर्नर आवश्यकता समझे या फिर क्या आवश्यक समझे तो सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता था। प्रांतीय परिषदों को अब विधान परिषदों की संज्ञा दिया जाने लगा था। ठीक है, केंद्रीय सरकार में भी कुछ व्यवस्थाएं लाई गई थी, लेकिन अन उत्तरदायी सदन की व्यवस्था यहाँ पे यथावत पहले के जैसा ही चल रहा था। अगर केंद्रीय सरकार में बोले सबसे पहले कार्यपालिका के अंतर्गत तो गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी हुआ करता था। सभी विषयों को दो भागों में बांटा गया था, पहला केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए थे। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग दिया गया था। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त किया गया था। साथ ही गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों पर पारित करने का भी अध्यादेश जारी कर सकता था। वहीं व्यवस्थापिका के अंतर्गत अगर देखें तो केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया था। केंद्रीय विधानसभा तथा एक राज्यसभा भी था। केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन थी व राज्य परिषद उच्च सदन समझी जाती थी। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित व 41 मनोनीत शामिल थे। 104 निर्वाचित सदस्यों में से 52 सामान्य थे, 80 मुस्लिम थे, 2 सिख थे और 20 विशेष सदस्यों से जुड़े हुए थे। जबकि उच्च सदन या फिर कहें तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 था, जिसमें से 26 मनोनीत व 34 निर्वाचित थे। 34 निर्वाचित सदस्यों में से 20 सामान्य, 10 मुसलमान, 3 यूरोपीय और 1 सिख शामिल था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे प्रस्तुत कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे तथा बजट को अस्वीकार कर सकते थे, किंतु अभी भी बजट पर 75% यानी कि 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए कर दिया गया था तथा केवल जो है पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, परंतु गवर्नर जनरल की इच्छा पर इसे बढ़ाया जा सकता था। कुछ भारतीय सदस्यों की सरकार की अस्थायी समितियों जैसे वित्त समिति या फिर कई सार्वजनिक लेखा समिति में नियुक्ति किया जाना शुरू भी किया गया था। इसी के बीच साइमन कमीशन का शुरुआत होता है 1927 में। ठीक है, अगर साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने व उन पर अपना प्रतिवेदन देने हेतु तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति किया था। इस आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जिससे भारतीयों ने स्वयं को काफी अपमानित समझा और आहत महसूस किया। अंततः संपूर्ण देश ने आयोग का एक स्वर में विरोध किया और इसके विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर साइमन कमीशन के प्रधानों की बात करें दोस्तों तो कई सारे इसमें प्रमुख प्रधान हैं। साइमन कमीशन ने 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इसमें आयोग के द्वारा प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश तो की गई थी, लेकिन
केंद्र में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना को अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है और भारत में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया 1861 में शुरू हुई थी, उसका अंतिम चरण 1935 के भारत सरकार अधिनियम के रूप में आती है, जो कि एक विस्तृत अधिनियम था। अगर इसके प्रावधानों के ऊपर बात करें तो इस अधिनियम के अनुसार प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश क्षेत्र सम्मिलित होना अनिवार्य कर दिया गया था, किंतु देशी रियासत वाले जो क्षेत्र थे उन्हें सम्मिलित होना वैकल्पिक था। इसके लिए दो शर्तें निर्धारित की गई थी। पहला, रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाले रियासतें संघ में सम्मिलित ना हो। दूसरा, रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित ना हो। जिन शर्तों पर इन सभी रियासतों को संघ में सम्मिलित होना था, उनका उल्लेख एक पत्र में किया जाना था। चूंकि ऐसा नहीं हो सका, इसलिए यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका था तथा 1940 तक केंद्र सरकार जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत ही अपने संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को जारी रखी थी। साथ ही में जो मुख्य प्रावधान किए गए थे, वो पहला था गवर्नर जनरल केंद्र में समस्त संविधान का केंद्र बिंदु बन गया था। प्रशासन के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया था, पहला सुरक्षित व दूसरा हस्तांतरित। सुरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र तथा धार्मिक मामले शामिल थे, जिनका प्रशासन जो था वो गवर्नर जनरल के हाथों में था और उसके कार्यकारिणी परिषद उसको सलाह भी देती थी इसके बात को लेकर के। कार्यकारी परिषद केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था, ठीक है। जबकि हस्तांतरित विषय के ऊपर बात करें तो वे सभी अन्य विषय सम्मिलित थे इसमें, जो सुरक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल की उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया था। ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उन्हें त्याग पत्र भी देना अनिवार्य कर दिया गया था। देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत एवं उससे किसी भी भाग में शांति की रक्षा, अल्पसंख्यकों, सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रितों की रक्षा करना, अंग्रेजों तथा बर्मा माल के या कहे तो बर्मी माल के विरुद्ध किसी भेदभाव से उसकी रक्षा करना, साथ ही भारतीय राजाओं के हितों एवं सम्मान की रक्षा तथा अपने निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा इत्यादि के संबंध में गवर्नर जनरल की व्यक्तिगत निर्णय लेने का भी अधिकार दिया गया था, ठीक है। संघीय विधानमंडल यानी कि व्यवस्थापिका द्विसदनीय हो गया था, जिसमें राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन तथा संघीय सभा यानी कि निम्न सदन भी शामिल थी। राज्य परिषद एक अस्थायी सदन हुआ करता था, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाने के लिए अनिवार्य की गई थी। इसकी अधिकतम सदस्यों की संख्या 260 होनी थी, जिसमें से 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकतम 104 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होने अनिवार्य थे, जिन्हें संबद्ध राजाओं को मनोनीत करना था, ठीक है। यह संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होना था और इसके सदस्यों में से 250 प्रांतों और अधिकाधिक 125 सदस्य रियासत से होने थे। रियासतों के सदस्य संबद्ध राजाओं के द्वारा मनोनीत किए जाने थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों के द्वारा चुने जाने थे। यह एक अत्यंत विचित्र व्यवस्था थी तथा साधारण प्रजा के विपरीत थी कि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदान द्वारा किया जाता था तथा निम्न सदन, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से की जाती थी। इस प्रकार राजाओं को उच्च सदन के 40% तथा निम्न सदन के 33% सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में की गई थी: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। धर्म एवं जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रखने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। संघीय बजट पर 75% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था, ठीक है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी इस अधिनियम के तहत और प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का भी अधिकार दिया गया था। प्रांतों को स्वतंत्र आर्थिक शक्तियों एवं संसाधन दिए गए थे। प्रांतीय सरकारें अपनी स्वयं की साख पर धन उधार ले सकती थी। गवर्नर प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो महामहिम यानी कि क्राउन को ओर से समस्त कार्यों का संचालन व नियंत्रण करता था। गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार, कानून एवं व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारियों के हितों की रक्षा करना तथा देशी रियासतों इत्यादि के संबंध में विशेष शक्तियां प्रदान की गई थी। तो यदि गवर्नर यह अनुभव करे कि प्रांत का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो प्रशासन का भार वह अपने हाथों में ले सकते थे,
ठीक है। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों का पृथक प्रतिनिधित्व दी गई थी यहाँ पे। और अधिनियम के मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्वाचन एवं पूना समझौता के अनुसार किया गया था। प्रांतीय विधानमंडलों का आकार तथा रचना विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। अधिकांश प्रांतों में ये एक सदनीय तथा कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में चल रही थी। द्विसदनीय व्यवस्थापिका में उच्च सदन विधान परिषद था तथा निम्न सदन विधानसभा था। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होता था। मताधिकार में वृद्धि की गई और पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार देने की शक्ति दी गई थी। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों के द्वारा किया जाता था और ये सभी मंत्री एक प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्री के अधीन कार्य किया करते थे। मंत्री अपने विभाग के कार्यों के प्रति जवाबदेही थे तथा व्यवस्थापिका में उनके विरुद्ध मतदान कर उन्हें हटाया भी जा सकता था। अगर देखें दोस्तों यहाँ पे हमने क्या क्या देखा 1935 के अधिनियम में, तो पहली बात की पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया था यहाँ पे, जो कि अस्तित्व में नहीं आ सका था। अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रावधान किया गया था। 3 सूचियां बनाई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ किया गया था। केंद्रों में द्वै शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। 1858 के एक्ट के द्वारा स्थापित भारत परिषद की समाप्ति की गई। साथ ही साथ दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई और इसी अधिनियम के तहत आरबीआई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंबाइंड संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया और इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का भी गठन किया गया था। अगर मूल्यांकन करें दोस्तों, तो हम पाते हैं कि संघ बनाने की योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका और केंद्रीय सरकार 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलती रही आगे भी। फिर भी अगर देखा जाए तो संघीय बैंक, संघीय न्यायालय ये 1935 व 1937 में स्थापित की गई। साथ ही प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 में अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है। इसके बाद फिर अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अक्टूबर व नवंबर 1939 में प्रांतीय मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि उस समय से द्वितीय विश्व युद्ध की प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। इसके बाद भी कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अंग्रेजों के समझ रखा था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस मांग की अवहेलना की और भारतीयों की मांग की जगह लॉर्ड लिंलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव भारत में ला करके रख दिया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके प्रावधानों को देखा जाए दोस्तों, तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य था। दूसरा, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों की संधियां व अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। उक्त आधारों पर भारतीय सरकारों की सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है। वायसराय लॉर्ड लिंलिथगो का यह प्रस्ताव भारतीयों में भ्रामक स्थिति पैदा करने वाला एक प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी और इसके द्वारा भारतीयों में सांप्रदायिकता का जहर भी घोला जा रहा था। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था, क्योंकि इस प्रस्ताव में पृथक पाकिस्तान का मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन। जब द्वितीय महायुद्ध निर्णायक दौर पर गुजर रहा था और जब जापान भारत के तटीय प्रदेशों तक पहुंच चुका था, तब मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव की घोषणा के रूप में कैबिनेट मंत्री सर एस्टर्बर्ट क्रिप्स को भारत भेजा था। सर क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत किए गए मुख्य प्रस्ताव की अगर बात करें, तो पहला था भारत के संविधान की रचना भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। दूसरा, संविधान भारत के डोमिनियन परिस्थितियों और ब्रिटिश राष्ट्रकुल के बराबरी की भागीदारी देंगे। सभी प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने जाएगी। कोई प्रांत या देशी रियासतों जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तत्सम विद्यमान अपनी संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा और इस प्रकार से सम्मिलित न होने वाले प्रांतों से ब्रिटिश सरकार अलग से संवैधानिक व्यवस्था करेगी। किंतु इन प्रस्तावों को बात करें दोस्तों, तो दोनों राजनीतिक दलों ने अस्वीकृत कर दिया, कांग्रेस ने भी और मोहम्मद अली जिन्ना वाली पार्टी ने भी। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को इसलिए अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी। इधर कांग्रेस की बात करें तो इन प्रस्तावों को मानने के लिए इसलिए अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसमें भारत के छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने की संभावनाओं को रखा गया था।
युद्ध के दौरान भारतीय प्रतिनिधि का वास्तव में प्रभावी सत्ता का हस्तांतरण करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था इसमें। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन जो भी था वो पूर्ण रूप से असफल हो गया था। ठीक है। इसके बाद फिर आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 ईस्वी में। राजगोपालाचारी के द्वारा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा पर आधारित था। इसके प्रस्तावों की अगर बात करें तो इसमें पहला शामिल था मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग को समर्थन करेंगे, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस के सहयोग करेंगे, युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक कमीशन के द्वारा उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित किया जाएगा जिसमें मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में हैं। उन क्षेत्रों में जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा उसके आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या फिर नहीं। साथ ही में यह भी प्रावधान किया गया था कि देश की विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषय यानी कि प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार, आगमन इत्यादि के संबंध में दोनों राष्ट्रों के मध्य कोई संयुक्त समझौता भी किए जाएंगे। ये बातें उस स्थिति में स्वीकृत की होगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। इस प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत कर दिया और हिंदू नेताओं ने भी इसका तीव्र आलोचना किया था। अंततः यह फॉर्मूला भी असफल साबित हुआ। इसके बाद फिर आता है बेबेल योजना। बेबेल योजना की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी देशों के विजय घोषित किए जाने के उपरांत भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल ने 25 जून 1945 को शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था। शिमला सम्मेलन में बेबेल के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक भारतीय स्वयं अपनी संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अधिशासी परिषद का भारतीयकरण कर दिया जाएगा, किंतु इसमें भारतीय राजनेताओं को मुसलमानों तथा स्वर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा उसमें दलित वर्ग एवं सिखों का एक प्रतिनिधित्व होगा। गवर्नर जनरल तथा सेनाध्यक्ष इनके अतिरिक्त सभी पद भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों तो मुस्लिम ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसमें विभाजन के लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था और कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अनुपात समान था। अंततः वार्ता ये भी विफल हो गई, जिसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आती है। यदि हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो बेबेल योजना के विफल हो जाने के पश्चात फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु एक 3 सदस्यीय सदस्यों की उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत में भेजी थी। ठीक है। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। पहला था तुम्हारा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारतीय सचिव था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष था और ईवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिरलिटी के प्रथम लॉर्ड व नौसेना मंत्री शामिल थे। इसमें कार्य भारत के शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरित करने हेतु उपायों व संभावनाओं को तलाशना था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 से मई 1946 तक भारत में रहा। इसके बाद उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था। इन्होंने प्रस्ताव दिया। पहला प्रस्ताव का उल्लेख था कि ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। संघ के पास 3 विभाग होंगे, पहला रक्षा विभाग, दूसरा विदेशी विभाग, तीसरा संचार विभाग। इन विभागों के लिए धन जुटाने का अधिकार संघ को होगा और संघ की एक कार्यपालिका तथा विधायिका भी होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि संघ से संबंधित विषयों के अतिरिक्त सभी अवशिष्ट अधिकार प्रांतों में निहित होगी। प्रांतों को कार्यपालिका तथा विधायिका के समूह या इसके साथ समूह बनाने की छुट्टी होगी और प्रत्येक समूह सर्वसामान्य प्रांतीय विषयों का निर्धारण स्वयं करेगी। सभी दलों को सहायता से जल्द ही एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के पास दे दिए जाएंगे। देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ में यह भी प्रावधान किया गया था कि संघ एवं समूह के संविधान में एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसके द्वारा कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद और उसके पश्चात भी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सके। कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसका उद्देश्य किसी भारतीयों को संविधान का विवरण निर्धारित करना नहीं बल्कि उस तंत्र को सक्रिय बनाना है जिसके द्वारा भारतीयों के लिए संविधान तय किया जा सके। ठीक है। उसके बाद फिर आता है एटली का घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जो किया गया था घोषणा, उसमें पहला था
अंग्रेजी सरकार 30 जून 1948 तक भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी। यदि इस तिथि तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह विचार करेगी कि निश्चित तिथि की ब्रिटिश शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाए। क्या ब्रिटिश भारत की केंद्रीय सरकार के किसी रूप को, या फिर कुछ भागों में वर्तमान प्रांतीय सरकारों की, या फिर किसी अन्य ढांचे से जो सार्वजनिक या फिर सर्वाधिक न्यायसंगत एवं भारतीयों के सर्वाधिक हित में हो। ठीक है। लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया और इटली की उपर्युक्त घोषणाओं में पाकिस्तान के निर्माण का भाव निहित था। साथ ही यह घोषणा राज्यों के बाल्कनीकरण एवं क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के समर्थन का भी आभास दे रही थी। इसके पश्चात प्रश्न हमारे पास माइंड में क्रिएट होती है कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने हेतु तिथियों को क्यों निर्धारित किया गया था। तो पहला रीजन इसका माना जाता है कि सरकार को आशा थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए तिथि निर्धारित करने पर भारत के राजनीतिक दल मुख्य समस्या समाधान हेतु सहमत हो जाएंगे। सरकार तत्कालीन संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी। साथ ही सरकार इस बात को भी स्वीकार कर चुकी थी कि भारत से उसकी वापसी तथा भारतवासियों को सत्ता हस्तांतरित करना अपरिहार्य हो चुका है। इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस ने स्वायत्त शासी उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरित करने की योजना की इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे भारत के अधिक विखंडित होने की संभावना समाप्त हो गई थी। इस योजना में प्रांतों व देशी रियासतों को अलग से स्वतंत्र देने या फिर स्वतंत्रता देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। साथ ही तत्कालीन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में स्वयं अपने क्षेत्रों के लिए संविधान का निर्माण कर सकती थी तथा इसके गतिरोध को समाप्त करने में मदद के लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है। लेकिन शीघ्र ही मुस्लिम लीग के प्रयासों से कांग्रेस की यह उम्मीदें धूमिल हो जाती है। लीग ने पंजाब की गठबंधन सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया तथा समझौता की संभावनाएं नगण्य दिखलाने लगी। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा में शामिल होने तथा मुस्लिम लीग द्वारा अपनी स्वीकृति वापस ले ली जाने के कारण वायसराय ने लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया। वायसराय के द्वारा उठाए गए इस कदम को अनुचित बताते हुए मुस्लिम लीग ने विरोध करना शुरू कर दिया और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। ठीक है। उसका फिर अंतरिम सरकार का गठन होती है 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन की घोषणा की गई और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई, सर शराफत अहमद खान, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, सैयद अली जहीर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एच भाभा शामिल थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को शामिल करके आरंभ किया गया था। इसमें से 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस व सर शकत अहमद खान परिषद से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है। अंतरिम सरकार में शामिल होने के बावजूद भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया। अब मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया था और एक अलग पाकिस्तान की मांग की और अधिक प्रखर प्रक्रिया जारी कर दी थी। प्रांतीय गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए यह कह दिया कि भारतीय राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद संविधान सभा के कार्यों में योजनाबद्ध तरीके से बाधा डालते हैं। इस राजनीतिक अनिश्चितता को दूर करने हेतु जून 1948 तक राजसत्ता भारत के जिम्मेदार के लोगों को सौंप दिया जाएगा। इसके पश्चात माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ एक योजना तैयार किया गया जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत हस्तांतरण प्रक्रिया सुगम बनाने और दोनों मुख्य संप्रदायों को समायोजन करने के लिए देश को 2 भागों यानी कि भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का परामर्श किया गया। योजना की जो मुख्य बातें थी उसमें पहला था बंगाल व पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं को यह कहा जाएगा कि वे 2 भागों में अधिविष्ट हों। एक भाग मुस्लिम बहुल और जिलों में प्रतिनिधि होंगे और दूसरे भाग होगा शेष प्रांत वाला।
दोनों भाषाओं के सदस्य पृथक रूप से बैठकर इस बात के लिए, यानी कि दोनों भाव के सदस्य पृथक रूप से बैठकर इस बात के लिए मतदान देंगे कि क्या उस प्रांत का विभाजन किया जाए या नहीं। यदि दोनों में सादे बहुमत से विभाजन के पक्ष में निर्णय होता है, तो प्रत्येक विधानसभा का वह भाग उन क्षेत्रों के बारे में जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, वह निर्णय करेगा कि क्या विद्वान या फिर विद्यमान संविधान सभा में सम्मिलित होगा या फिर पृथक सभा बनाई जाएगी। उपर्युक्त योजनाओं के अनुसार दोनों प्रांतों यानी कि पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने विभाजन व नए पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मतदान किए। पश्चिम सीमा प्रांत व सिलहट में जनमत पाकिस्तान के पक्ष में किया गया और 26 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा स्थापित करने की घोषणा कर दिया था। इसके बाद भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है। अगर इसकी बात करें तो माउंटबेटन की 3 जून योजना 1947 की योजना पर दोनों समूहों द्वारा सहमति प्रदान करने के उपरांत ब्रिटिश संसद ने उक्त योजनाओं के आधार पर भारतीय संविधान के लिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया और इस विधेयक को ब्रिटिश संसद द्वारा बहुमत से पारित करके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से स्थापित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम पर सम्राट के द्वारा स्वीकृति भी मिल गई। अंततः माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मुख्य जो प्रस्ताव दिए गए थे वो पहला प्रस्ताव था। इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि 15 अगस्त 1947 से 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पहला था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। बंगाल तथा पंजाब के दो प्रांत बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया और पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित किए जाएंगे। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। भारत में महामहिम की सरकार तथा इनका उत्तरदायित्व था कि भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज रहेगा, जो कि 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। मतलब कि ब्रिटिश सरकार की जो समाप्ति है वो 15 अगस्त 1947 को कर दी जाएगी। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा और उसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा, यानी कि क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो डोमिनियन की सरकार की परियोजनाओं के लिए महामहिम की प्रतिनिधित्व करेगा। भारत का तथा पाकिस्तान के विधानमंडलों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इसमें ब्रिटिश संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक इन दोनों डोमिनियन राज्यों का शासन चलाने में सहयोग देगा जब तक कि नए सिद्धांत दोनों राज्यों द्वारा अपना नहीं लिए जाते। अनिवार्यता के अनुसार अधिनियम में परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति आवश्यक होगी। उन समस्त संधियों एवं अनुबंधों को रद्द कर दिया जाएगा जो महामहिम यानी कि क्राउन की सरकार तथा भारतीय राजाओं के मध्य हुए थे। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिए जाएंगे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को अस्थायी आदेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया था। अंततः इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना, वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्तें निर्दिष्ट की गई थी। इस प्रकार से भारत स्वतंत्रता अधिनियम या कहे तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14 अगस्त को पाकिस्तान को और 15 अगस्त को भारत को 2 डोमिनियन में विभाजित कर दिया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण कंटेंट आप सभी के बीच लाया जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस वीडियो के बाद मैं अगले वीडियो जो लेकर के आऊँगा वो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं यार, तब तक के लिए थैंक यू।